हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस मंथ। फाइन। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे जो है लिंक मिल जाएगा, आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ अ 7 मेंबर एथलीट कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है 7 मेंबर एथलीट कमीशन का बाय द WFI। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है नरसिंह पंचम यादव। ठीक है, इनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइन। अब यहाँ पे 7 मेंबर के कमीशन है जिसमें एक तो नरसिंह पंचम यादव हो गए, बाकी अदर मेंबर्स कौन है, इनका नाम है साहिल। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, स्मिता AS केरला, भारतीय भगाई फ्रॉम उत्तर प्रदेश, खुशबू S पवार फ्रॉम गुजरात, निक्की फ्रॉम हरियाणा एंड श्वेता दुबे फ्रॉम बंगाल। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो कमीशन मेंबर्स हैं इनको 2 साल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब अचीवमेंट्स की बात करें नरसिंह पंचम यादव जी की, तो इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था इन फ्री स्टाइल 74 kg कैटेगरी इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, फिर 2011 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इसमें इन्हें सिल्वर मेडल मिला था एंड ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने लिया था 2014 के एशियन गेम्स में। ठीक है, इसके साथ साथ 2012 में इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था एंड इसी के साथ ये भी नोट करना है कि 2016 में इन्हें जो है बैन कर दिया गया था 4 साल के लिए। ठीक है, अब ये बैन क्यों लगा था, क्योंकि ये डोप टेस्ट जो होता है उसमें फेल हो गए थे। फाइन। नाउ अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है संजय सिंह और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप गॉट अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर नैपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है जिसे अप्रूवल दिया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर करने के लिए नैपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। तो ये आपका मेंबर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या नाम है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइन। अब IFC की बात हो रही है तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है मुख्तार दियोब। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1956 में। नेक्स्ट है, नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च इट्स शेंगजो 18 स्पेसक्राफ्ट विद 3 एस्ट्रोनॉट टू इट्स स्पेस स्टेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था विद 3 एस्ट्रोनॉट। आंसर आपका हो जाएगा, चाइना ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब जो ये स्पेसक्राफ्ट है शैंजो 18, इसे डिवाइन वेसल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चाइना का स्पेस स्टेशन है वहाँ के लिए रवाना हुआ था तिगोंग स्पेस स्टेशन एंड ये लॉन्च किया गया था जिगवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्रू मेंबर्स कौन कौन से हैं, इनका नाम है कमांडर गुआंगफू, फॉर्मर फाइटर पायलट ली कॉन्ग एंड ली गैंगशू। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे जो है गए हैं डिवाइन वेसल में। ठीक है, नाउ अब ये रिटर्न कब होगा, तो अक्टूबर 2024 में ये रिटर्न होगा। फाइन। नेक्स्ट है, एज पर द UNCTAD's Q4 report for 2023, India's service export increased by -% to 345 बिलियन $US इन 2023। तो कितना परसेंट यहाँ पे इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज हुआ है 11.4% से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें चाइना की, तो चाइना का सर्विस एक्सपोर्ट जो है ये कम हुआ है 10.1% से, विच इज 381 बिलियन $US इन 2023। फिर भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, इसके बावजूद चाइना जो है ये टॉप परफॉर्मर रहा है आपका अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ अ सर्विस एक्सपोर्ट एंड इट इज फॉलोड बाय द इंडिया। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है रेबिका ग्रेस्पन। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और मेंबर नेशन कितने हैं 195 एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। अब बाकी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड सर्विस एक्सपोर्ट जो है ये आपका इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 8.9% से टू 7.9 ट्रिलियन $US इन 2023। ठीक है, वेयरएस अगर Q4 की बात करें 2023 की तो ये आपका 8.0% जो है इंक्रीज हुआ है। फाइन। अब USA की बात करें, USA आपका टॉप परफॉर्मिंग कंट्री रहा है डेवलप्ड इकोनॉमी में विद द बिगेस्ट
service export in the world at $999 billion US, which is followed by UK at $584 billion US, एंड देन जर्मनी आपका थर्ड नंबर पे आता है विद 440 बिलियन, ठीक है, बिलियन US। नाउ मेजर सर्विसेज एक्सपोर्टर्स की बात करें डेवलपिंग इकोनॉमीज में, तो ये आपका सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है, देन इंडिया, सिंगापुर, टर्की, हांगकांग, थाईलैंड एंड ताइवान, ठीक है। अब ऐसे सेक्टर्स जिसने इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ में जो है योगदान दिया है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे ट्रैवल हो गया, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। इंडिया सर्विस इंपोर्ट जो है ये आपका डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 0.4% से 248 बिलियन US इन 2023, ठीक है। एंड यूएसए ने जो है टॉप किया है लीडिंग इंपोर्टर्स अमंग द डेवलप्ड इकोनॉमीज विद द 719 बिलियन US। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR, इन्होंने लॉन्च किया है UNHCR क्लाइमेट रेसिलेंट फंड एम टू रेज $100 million by dash for boosting protections for the refugees and displaced communities threatened by the climate change। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, इन्होंने, इनका एम क्या है कि इन्हें $100 billion फंड जो है वो रेज करना है बाय 2025, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक इन्हें $100 million US रेज करना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके हाई कमिश्नर है आपके फिलिपो ग्रैंडी, स्टैब्लिश किया गया था 1950 में, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलायंस ऑफ अ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन हैज साइंड एन MOU विद व्हिच IITs टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने IIT गुवाहाटी का जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है, और ये जो कोलैबोरेशन है ये आपका 2 साल का रहेगा, ठीक है। 2 year MOU ये है, जिसका मेन नेम है स्ट्रेंथन करना स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन ADIF's नेटवर्क ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड IIT गुवाहाटी सोर्स ऑफ इनोवेटर्स, फैकल्टी एंड इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। Next question है, recently in April, the RBI laid out the framework for voluntary transition of a small finance bank to universal bank. Which of the following option is incorrect with respect to RBI's prescribed eligibility criteria for conversion of a small finance bank into a universal bank? ठीक है, तो आपको incorrect statement यहाँ से find out करना है। पहला statement क्या है, जो small finance bank है, they should have a minimum net worth of ₹1,000 crore as at the end of the previous quarter. नेक्स्ट है, बैंक शुड मीट द प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, दैट इज CRAR रिक्वायरमेंट ऑफ 15% ऑफ अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है, इंटरेस्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड हैव अ शेड्यूल स्टेटस विद अ satisfactory track record of performance for a minimum period of 5 years. Next is, shares of a bank should have been listed on a recognized stock exchange. And next statement है, स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड हैव अ नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे आपको दी गई थी, जिसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको नेट प्रॉफिट अपना दिखाना है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और आपका क्राइटेरिया है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे शुड हैव अ ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट GNPA एंड नेट परफॉर्मिंग asset, that is NNPA, of a less than or equal to 3% and 1% respectively in the last 2 financial year, ठीक है। तो GNPA जो है आपका मोर देन या लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए 3%, whereas नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका होना चाहिए 1%, ठीक है। इसके अलावा बाकी कंडीशंस देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की जो है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक की कि इनके पास आइडेंटिफाइड प्रमोटर होना चाहिए। अगर आप प्रमोटर है भी तो वो एज अ प्रमोटर कंटिन्यू कर सकता है जब कन्वर्जन होगा यूनिवर्सल बैंक में या ट्रांजिशन होगा यूनिवर्सल बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक है बाय ट्रांजिशनिंग टू यूनिवर्सल बैंक इज नॉट परमिटेड फॉर एडिशन ऑफ एनी न्यू प्रमोटर और चेंज इन अ प्रमोटर, ठीक है। ये क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देयर इज no new mandatory lock-in requirement of a minimum shareholding for existing promoter। तो जो existing promoter है इनके लिए कोई mandatory lock-in requirement नहीं होनी चाहिए of a minimum shareholding, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक है which have diversified loan portfolio will be
preferred. Next is there shall be no change to the promoter shareholding dilution plan already approved by the RBI. क्लियर है? अब करंट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से हैं इंडिया में? क्वेश्चन बन सकता है कि कितने हैं, ठीक है? तो कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF सूर्योदय, उत्कर्ष, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक, यूनिटी, उज्जैन और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है? अब यहाँ पे एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपका होता था जो मर्ज हो गया है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज नोटिफाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू रेज डेप्ट बाय प्लेजिंग द इक्विटी ऑफ देयर इन्वेस्टी कंपनी। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो ये फ्रेमवर्क है इसको नोटिफाई किया था, इसको रिलीज किया था, ठीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी ने इसे रिलीज किया था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या पॉइंट्स है आपके वो देख लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, अगर इन्होंने ऑनबोर्ड नहीं किए इन्वेस्टर्स 25 अप्रैल 2024 से, इन दैट केस they can create encumbrances on investee company equity for borrowing purposes, but they must disclose this in their PPMs and detail associated risk. तो इन्हें ये सब मेंशन करना पड़ेगा इनके प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स में, जो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें बेसिक डिटेल होती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है एनी एनकम्बरेंसेस ऑलरेडी मेड बाय दीज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स before 25th April 2024 on investee companies securities for borrowing can continue if they were disclosed in the private placement memorandums, ठीक है? अगर ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है सेबी ने नोटिफाई किया है डैश टू पे रेगुलेटरी फीस बेस्ड ऑन अ नेशनल वैल्यू रादर देन द प्रीमियम वैल्यू फॉर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें से कौन सा आपका स्टॉक एक्सचेंज है जिसे ये सब चीज़ें नोटिफाई की है सेबी ने? तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज है BSE, जिसे जो पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था, ठीक है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो हैं वो देख लेते हैं। जैसे सेबी ने इंस्ट्रक्ट किया है BSE को to pay a differential regulatory fee for the past periods with the applicable interest of 5% per annum, ठीक है? On the amount remaining unpaid या belatedly paid और short paid for every month of delay, ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए इन्हें डिफरेंशियल रेगुलेटरी फी जो है वो पे करनी होगी, ऐसा सेबी ने कहा है। फिर सेबी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है रेगुलेटरी फी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर द सेबी रेगुलेशन 2006 के तहत। फाइन। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो BSE के चेयरमैन है आपके प्रमोद अग्रवाल, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है सुंदरामन राममूर्ति। सेबी की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है मदाबी पुरी बुच, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1992 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 डैश ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड $23.6 billion from its own resources in 2023, including $9.8 billion for climate action to help Asia and Pacific progress on sustainable development. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2023 में कमिट किया है $23.6 billion, ठीक है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? नाउ अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे एडिशनल $16.4 billion भी रेज किए थे को फाइनेंसिंग थ्रू इट्स पार्टनरशिप्स, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स। फाइन। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मासात्सुगु ओसाकावा, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मनीला फिलीपींस में, ठीक है? मैनिलोंग सिटी मनीला फिलीपींस। इसका मेंबर नेशन आपके कितने हैं? 68 हैं, और 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है? Now next question है which life insurance company has joined hands with a Peerless Financial Product Distribution Limited for distribution of the life insurance products to its customer? तो ये कंपनी का नाम है आपका HDFC Life Insurance Company Limited। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस कंपनी ने Peerless Financial Product Distribution के साथ कोलैबोरेशन किया है या पार्टनरशिप की है, ठीक है? अब यहाँ पे इस पार्टनरशिप के थ्रू जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं वहाँ पे ये अपनी रीच बढ़ाएगी HDFC Life Insurance, ठीक है? अक्रॉस 42 लोकेशन ऑफ अ Peerless Financial Product Distribution Limited। क्लियर है? नाउ HDFC लाइफ की बात करें, इसके MD and CEO है विभा बदलकर है। इसकी टैगलाइन क्या है? इट इज सर उठा के जियो, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, MD and CEO हैं जो HDFC लाइफ की। क्लियर है?
Now next question here. Recently in April, Ericsson India and Foundation for Innovation and Research in Science and Technology, that is FIRST First at Dash, have signed a 2-year partnership to boost innovation in mobile financial services, that is MFS and fintech solution. तो आंसर आपका हो जाएगा it is located, FIRST जो है ये located आपका IIT कानपुर में, दैट इज इन दी यूपी. ठीक है. अब जो पार्टनरशिप है इसका मेन एम क्या है? टू लेवरेज द एरिक्सन्स ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड फर्स्ट इनोवेशन इकोसिस्टम टू क्रिएट ग्राउंड ब्रेकिंग सोल्यूशन. ठीक है. अब एरिक्सन इंडिया के हेड कौन है? इनका नाम है नितिन बंसल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. रिसेंटली इन अप्रैल विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर इज अनाउंस्ड एज अ 2024 T20 वर्ल्ड एम्बेसडर बाय द आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. ठीक है. जिसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में है, दुबई यूएई में. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आईसीसी के जो चेयरमैन है इनका नाम क्या है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन पे वापस आते हैं. कौन इनमें से शख्स हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, जिन्हें टी20 वर्ल्ड का जो है आपका वर्ल्ड कप का आपका एम्बेसडर बनाया गया है. ठीक है. रिसेंटली आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज युवराज सिंह. ठीक है. इनके अलावा और कौन एम्बेसडर है? जो आपके जमाइका के एथलीट हैं, इनका नाम है उसेन बोल्ट. ठीक है. इनको यहाँ पे जो है एम्बेसडर बनाया गया है. इनके साथ साथ जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं इनका नाम है क्रिस गेल. ठीक है. इनको भी यहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया है. तो 3 एम्बेसडर यहाँ पे बने हैं, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह. ठीक है. इसके साथ साथ जो फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर हैं सना मीर, इनको एम्बेसडर बनाया गया था आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 का, जो आपका अबू धाबी में हुआ था. ठीक है. और जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 है, इट इज सपोर्टेड बाय विच कंपनी? ड्रीम 11. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड इट्स entire -% stake in Vodafone Idea for rupees 1840 crore. तो आंसर आपका हो जाएगा, ये कितना स्टेक थे इनके? 2.8% के स्टेक थे. ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है. नेम द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हु हैज लॉन्च अ बुक, जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट. ठीक है. इस बुक को लॉन्च किया है आपका शेन रॉबर्ट वॉटसन ने. ठीक है. आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई. Now next आपका क्वेश्चन है. The World Intellectual Property Day is annually observed across the globe on dash. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल को. ठीक है. आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नाउ 2024 की आपकी थीम क्या थी? इट वॉज IP एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. ठीक है. अब 26 अप्रैल को इंडिया में इस ओकेजन पे, वर्ल्ड IP डे के ओकेजन पे, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च है, इन्होंने एक नेशनल वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज की थी न्यू दिल्ली में. फाइन. जिसका थीम क्या था? IP एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनोवेटिंग फॉर शेयर्ड फ्यूचर. क्लियर है. नाउ 26 अप्रैल को जो है हम एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, WIPO की, जिसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं डेरेन ट्रैंग एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है. Which Indian naval ship has participated in a maritime partnership exercise with the United Kingdom Littoral Response Group South, LRGS. तो कौन से इनमें से INS है जिसने पार्टिसिपेट किया था इस मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में? ठीक है. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज INS शायद्री. फाइन. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अब जो एक्सरसाइज है इसका मेन एम क्या है? कि दोनों ही देशों के बीच में इम्प्रूव हो इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन हो मैरिटाइम कॉर्पोरेशन. क्लियर है. नाउ अब जो ये शिप है ये आपकी थर्ड शिप है विच इज इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट 17 क्लास, या जिसे हम शिवालिक क्लास भी कहते हैं. ठीक है. अब ये थर्ड शिप है, तो इसके अलावा बाकी 2 शिप्स के नाम क्या है? एक का नाम है INS शिवालिक. ठीक है. जिस नाम की क्लास है उसी नाम का शिप है आपका. दूसरा है INS सतपुरा. ठीक है. INS सतपुरा. क्लियर है. अब जो ये शिप है INS शायद्री, ठीक है, इसको बिल्ड किया था मैज़ेगॉन डॉक शिप, जो शिप बिल्डिंग कंपनी है आपकी. ठीक है. मैज़ेगॉन डॉक लिमिटेड ने, मुंबई महाराष्ट्र में ये कंपनी आपकी लोकेटेड है. एंड इसको ऑफिशियली कमीशन किया गया था 21 जुलाई 2012 में. क्लियर है. अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ करंटली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? फाइन. Now next question है. As per the ISRO's long-term satellite imagery covering the catchments of Indian Himalayan river basin
from 1984 to 2023 revealed that around dash glacial lakes have notably expanded since 1984. तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल इसरो ने जो है डेटा रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया कि अराउंड 676 लेक्स आपके ऐसे हैं ग्लेशियल लेक्स जो एक्सपैंड किए हैं 1984 से, ठीक है, बाय द ईयर 1984. नाउ इसके अलावा और क्या डेटा मेंशन किया गया था कि यहाँ पे मोर देन 27% आपके जो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है 24%, मोर देन 24% आइडेंटिफाइड ग्लेशियर लेक जो है आपके हिमालयाज में ये एक्सपैंड हुए हैं सिंस 1984, ठीक है. इसके अलावा अमंग 2431 लेक्स लार्जर देन 10 हेक्टेयर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दी 2016 to 17. तो 2016 से 17 के बीच में 2431 लेक्स आपके ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जो 10 हेक्टेयर से भी बड़े हैं, ठीक है. एंड 676 ग्लेशियर लेक यहाँ पे एक्सपैंड हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है. अब जो ये 676 ग्लेशियर लेक हैं इसमें से भी 601 जो लेक्स हैं ये आपके एक्सपैंड हुए हैं मोर देन ट्वाइस, ठीक है. 10 आपके हुए हैं 1.5 से 2 टाइम्स एक्सपैंड हुए हैं एंड 65 लेक्स आपके ऐसे हैं जो लगभग 1.5 टाइम्स एक्सपैंड हुए हैं, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है 130 जो लेक्स हैं ये लोकेटेड हैं आपके विद इन इंडिया, जिसमें से 65 आपके इंडस रिवर बेसिन में है, 7 गंगा रिवर बेसिन में है और 58 ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में है, ठीक है. इसके अलावा आपको नोट करना है यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है लॉन्ग टर्म चेंजेस जो हुए हैं, दैट इज जो आपका गेपैंग घाट ग्लेशियर लेक है इंडस बेसिन में, ठीक है, ये आपका जो है 178% इंक्रीज हुआ है साइज में. अभी हम बात कर रहे थे कि ट्वाइस हुआ है या आपका 1.5 से 2 टाइम्स या एक्सपैंड हुआ है, बट यहाँ पे इसका एरिया जो है वो आपका 178% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फ्रॉम 36.49 हेक्टेयर्स टू 101.30 हेक्टेयर्स ये हो गया है 1989 से 2022 के बीच में. और ये कहाँ लोकेटेड है, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है. नेक्स्ट है which among the following organization या organizations recently in April received नवरत्न status by Department of Public Enterprises. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नवरत्न स्टेटस दिया गया है इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, 2024 में. तो आपका एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IREDA, ठीक है, दूसरी है होंगडॉग, ठीक है, HUDCO. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ B and C आर करेक्ट. क्लियर है. अब इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं. HUDCO जो है इट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. IREDA है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. साथ में ही इन मंथ ऑफ अप्रैल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को भी नवरत्न स्टेटस दिया गया है. क्लियर है. ये तीनों कंपनीज को यहाँ पे नवरत्न स्टेटस मिला है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे आप जो है पूरी लिस्ट देख सकते हो 19 नवरत्न कंपनीज की जिनको यहाँ पे नवरत्न स्टेटस दिया गया है, ठीक है. रिसेंटली इन तीनों को ये स्टेटस दिया गया है. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अप्रैल द RBI हैज डायरेक्टेड व्हिच फिनटेक फर्म टू स्टॉप इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट या वॉलेट एंड रिफंड द बैलेंसेस. तो इनमें से कौन सी फिनटेक फर्म है जिसे RBI ने बैन किया है कि अभी वो सस्पेंशन किया है बेसिकली कि ये ऑपरेशंस अपने बंद कर देगी ऑफ इट्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्टॉक चार्ज, ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब यहाँ पे इन्हें बैन क्यों किया गया है, क्योंकि जो ये PPI है इनको इशू करने से पहले इनको अप्रूवल लगता है RBI का और वही चीज़ उन्होंने नहीं की, इस वजह से इनको यहाँ पे बैन किया गया है या इनके ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं एज पर दी RBI, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज सिक्योर्ड 60.5 बिलियन ग्रीन लोन, फिर 60.5 बिलियन जापानीज येन ग्रीन लोन फ्रॉम SACE जो इटालियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, ठीक है. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्हें ये ग्रीन लोन जो है वो रिसीव हुआ है, उन्होंने रिसीव किया है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इट इज REC लिमिटेड, ठीक है. और पहली बार ऐसा देखा गया है इन दोनों फर्म के बीच में जो है यहाँ पे ग्रीन लोन का अप्रूवल हुआ है, ठीक है. नाउ अब बात करते हैं REC लिमिटेड की. तो इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है विवेक कुमार देवंगन. हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च एन ऑफलाइन UPI बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस फॉर देयर यूजर. तो यहाँ पे इस सर्विसेज को लॉन्च किया है क्रेड ने, ठीक है. आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अब क्रेड के बारे में बात करें तो रिसेंटली क्रेड को जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था RBI से किस चीज के लिए, टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है.
नाउ अब क्रेडिट की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2018 और इसके फाउंडर कौन है, इनका नाम है कुणाल शाह। ठीक है, now next question है which bank recently in April signed a 5-year agreement with the HCL Software to digitally transform its customer engagement by utilizing the HCL Unica platform। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 5 साल का अग्रीमेंट साइन किया है HCL सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, HCL सॉफ्टवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर बिजनेस यूनिट है HCL टेक की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कौन सा बैंक है, इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने जो है कोलैबोरेशन किया है, यहाँ पे MOU साइन किया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो HCL यूनिका है, जो ये प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है एडवांस कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, AI कैपेबिलिटीज इसमें है, कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन जो मैनेजमेंट टूल्स हैं वो इसमें है। ठीक है, जो बेसिकली लिवरेज करेगा रियल टाइम डेटा को टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव SBI's एबिलिटी टू एंगेज देयर कस्टमर्स। फाइन, अब ये जो फैसिलिटीज हैं ये हेल्प कैसे करेंगी, ये फैसिलिटेट करेंगे कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी चैनल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को और एनहांस करेंगी कस्टमर एंगेजमेंट को। ठीक है, तो ये इस तरह से मदद करेंगी SBI की। ठीक है, नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 1955 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, now next question है in April 2024 the National Institute of Public Finance and Policy that is NIPFP projected India's GDP growth at -% for financial year 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितना GDP ग्रोथ यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट किया गया है, तो इट इज 7.1 बिटवीन 7.1 टू 7.4। क्लियर है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अलावा ये जो बेसिकली प्रोजेक्शन दिया गया था, ये दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो ईयर एंड माइक्रो इकोनॉमिक रिव्यू था उसमें दिया गया था। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें मेंशन किए गए थे दैट इज कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में स्टेट्स ने एक्सपीरियंस किया है रॉबस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ। किस वजह से, ड्यू टू सब्सटेंशियल ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर। हाउएवर सेंट्रल ट्रांसफर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रांसफर किए थे, यहाँ पे नेग्लिजिबल ग्रोथ यहाँ पे देखी गई थी विच इज ऑफ 0.7%। ठीक है, अब यहाँ पे 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये डिक्लाइन हुई है, जैसे केरला हो गया, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे ये परसेंटेज कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, नाउ NIPFP की बात करें तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर उर्जित पटेल। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इसे 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज अपॉइंटेड A. Ganesh Kumar and Devashish Kundu as a member of a National Statistical Commission. Now the total strength of members of a commission including chairman is dash। तो ये जो कमीशन है इसमें टोटल कितने पर्सन है, ये आपके 5 पर्सन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो A. गणेश कुमार है करंटली ये सर्व कर रहे हैं प्रोफेसर at Indira Gandhi Institute of Development Research in मुंबई महाराष्ट्र एंड देवशीष कुंडू जो है ये आपके प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एट दी IIT कानपुर। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये आपके A. गणेश कुमार हैं और ये हैं देवशीष कुंडू। ठीक है, नेक्स्ट है द मोहम्मद इशक दर रिसेंटली इन अप्रैल अपॉइंटेड एज ए डेप्यूटी PM ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें डेप्यूटी PM बनाया गया है पाकिस्तान का। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब करंटली ये जो है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के एंड डेप्यूटी PM भी बने हैं। फाइन, अब इनसे पहले कौन डेप्यूटी PM बने थे, इनका नाम है परवेज इलाही। ठीक है, ये पहले डेप्यूटी PM बने थे यहाँ पे 2012 से 2013 इन्होंने सर्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड डेप्यूटी PM बनाए गए हैं मोहम्मद इशक दर। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन 2024 Hyundai आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 हेल्ड इन शंघाई चाइना। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने स्टेज 1 की जो मेडल टैली थी उसे उसमें टॉप किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंडिया ने। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड स्पेन, ये सेकेंड और थर्ड नंबर पे आए थे। अब कितने मेडल्स यहाँ पे जीते थे इंडिया ने, तो 8 मेडल जीते थे जिसमें से 5 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 1 आपका ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे 7 मेडल इन्होंने जीते थे, 2 गोल्ड हैं, 3 आपके सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। स्पेन ने यहाँ पे 2 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। क्लियर है, नाउ इसके अलावा
जो आर्चरी वर्ल्ड कप है 2024 का, ये कौन सा एडिशन है? इट इज़ द 18th एडिशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहे हैं? वर्ल्ड आर्चरी से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टोटल ये आपके 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड फाइनल। ठीक है, अब स्टेज 1 जो है आपका शंघाई चाइना में हुआ था। स्टेज 2 अभी आपका चल रहा है साउथ कोरिया में। स्टेज 3 कब होगा? इन मंथ ऑफ जून, ये आपका टर्की में होगा। एंड फाइनल जो है ये आपका होगा मैक्सिको में। ठीक है, इन मंथ ऑफ अक्टूबर। नाउ अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे विनर रहे थे। तो इंडिया के पास कितने गोल्ड थे? 5 गोल्ड थे। ठीक है, जिसमें से विमेन कंपाउंड इंडिविजुअल में ज्योति सुरेखा जो है इन्होंने मेडल जीता है। देन विमेन्स कंपाउंड टीम में ज्योति, आदित्य गोपीचंद स्वामी एंड परनीत कौर इन्होंने मेडल जीता है। देन मेंस कंपाउंड टीम में अभिषेक वर्मा, ठीक है, प्रियांश एंड प्रथमेश इन्होंने मेडल जीता है। मेंस रिकर्व टीम में तरुणदीप, ठीक है, तरुणदीप राय, धीरज एंड प्रवीण रमेश यादव इन्होंने ये यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। देन मिक्स्ड कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा इन्होंने जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल की बात करें तो मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में प्रियांश को मेडल मिला है। वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व में दीपिका कुमारी को मिला है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है मिक्स्ड रिकर्व टीम में। ठीक है, जिसमें अंकिता भक्त एंड धीरज बोमा देवरा जो है इन्होंने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है? Now next question है, the World Day for Safety and Health at Work is annually observed across the globe on। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 28 अप्रैल को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसका थीम क्या था? इट्स थीम वाज ensuring safety and health at work in a changing climate। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 द सेंटर हैज स्टार्टेड अ पोर्टल फॉर पेंशनर्स इन कोलैबोरेशन विद व्हिच बैंक। तो कौन से बैंक के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है इन्होंने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन किया गया है, द पेंशनर्स ऑफ अ बैंक ऑफ इंडिया विल हैव वन स्टॉप सर्विसेज, जिसमें आपको पेंशन स्लिप, स्टेटस ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, ड्यू एंड ड्रॉन स्टेटमेंट या फॉर्म 16 ये सब सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, इस पोर्टल के थ्रू। नाउ with this launch the total 5 banks stand integrated to provide services from a single window। कौन कौन से बैंक आ जाते हैं आपका? एक तो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। ठीक है, एंड 5वां हो गया आपका बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने इंटीग्रेशन किया है किसके साथ? भविष्य पोर्टल के साथ। क्लियर है? नाउ बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है रजनीश कर्नाटक, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। 1906 में इसकी शुरुआत की गई थी। It was founded in the year 1906 and its tagline is relationship beyond banking। Clear है? Now next है, which among the following ministry has assigned the authorized economic operator that is AEO status to a gem and jewelry sector of India। ठीक है, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने यहाँ पे असाइन किया है AEO status जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ऑफ इंडिया? तो आंसर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ AEO प्रोग्राम की बात करें तो इसे जो है एज अ पायलट प्रोजेक्ट लाया गया था 2011 में बाय द कस्टम डिपार्टमेंट, जिसका मेन एम क्या था? प्रमोट करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है इन्होंने एडवोकेट किया था इंडस्ट्री इंक्लूजन ऑफ 20 कंपनीज दैट अप्लाइड फॉर द AEO स्टेटस। अब इसमें से भी यहाँ पे जो एशियन स्टार है, ठीक है, एशियन स्टार अ लीडिंग डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ AEO स्टेटस इन अ इंडियन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।